नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस 2023 भी कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। और ये मेरा क्लास जो होगा वो सभी न्यायिक परीक्षाओं, एपीओ की परीक्षाओं और साथ ही साथ जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत काम आएगा। और जो फाउंडेशन बैच स्टाइल में, यानी फाउंडेशन से पूरा शुरू करना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत काम आएगा। तो किसी भी अधिनियम को पढ़ने के पहले आवश्यकता इस बात की होती है, कुछ के संबंध में कुछ बुनियादी बातें होती हैं, उसे हमें पढ़ लेना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ने के पहले सीधे भारतीय न्याय संहिता नहीं शुरू कर देंगे। हमको उसके संबंध में कुछ बुनियादी बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, शुरुआती बातें हैं, उसे हमको पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी हम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता पढ़ने के पहले आपको पढ़ना होगा कि ये अपराध क्या होता है। आपको पढ़ना होगा कि ये अपूर्ण अपराध क्या होता है। आपको पढ़ना होगा कि ये अपराध की अवस्थाएं क्या होती हैं। आपको पढ़ना होगा ये दुराशय क्या होता है, प्रातिनिधिक दायित्व क्या होता है, वैधानिकता क्या होता है। ये आपको पढ़ना होगा और ये आप पढ़ लेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे बीएनएस का परिचय। तब हम पढ़ेंगे बीएनएस में कितने अध्याय हैं, कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं, समाप्त धाराएं क्या हैं, परिभाषा खंड क्या है, साधारण स्पष्टीकरण क्या है, ये पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद तब हम दंड पढ़ेंगे, साधारण अपवाद पढ़ेंगे, दुष्प्रेरण पढ़ेंगे, आपराधिक खनन। इस तरीके से हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, कारण ये है कि बहुत बड़े वीडियो को देखने का मन नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता। हम सब चीज़ों पर विश्लेषण करते हुए, आपको समझाते हुए और आपका हम सब्जेक्ट तैयार कर देंगे। और मेरे चैनल पे आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा, जिसका आपको, ये सब हैंड्स नोट्स हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि ये सर्वोच्च अंक प्राप्त करता टॉपर का नोट्स है। ये आपका अपना नोट्स होगा। ये मैंने तैयार किया है, बहुत दिन से मैं पढ़ाता था कोरोना काल में, लेकिन जो है कोरोना काल के बाद अब दुनिया ऑनलाइन की हो गई, तो मैं बहुत लेट से आ रहा हूँ, लेकिन इस पर भी कुछ नया करूँगा। दोस्तों, आइए पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बुनियादी बातों को पढ़ना है, तो हम पहले अपराध किसे कहते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, अपूर्ण अपराध क्या होता है, मेंसरिया क्या होता है, ये सब चीज़ों को जान जाएंगे, तब हम बीएनएस में चलेंगे। आइए सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि ये अपराध क्या होता है। अब हम अपराध क्यों पहले पढ़ते हैं, कैसे बुनियाद हो गया। अरे भाई, भारतीय न्याय संहिता अपराध को ही परिभाषित करती है और उसके संबंध में दंड की व्यवस्था करती है। तो जब अपराध को परिभाषित करती है और उसके संबंध में दंड की व्यवस्था करती है, लेकिन हमको अपराध किसे कहते हैं यही नहीं पता है, तब कैसे हमारा बुनियाद मजबूत होगा। दोस्तों, साथ ही साथ प्री परीक्षाओं में, मेंस परीक्षाओं में, दोनों से यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। अपराध किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो आप एक तरीके से प्री मेंस दोनों में ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं पहले कि अपराध किसे कहते हैं। माने अपराध की परिभाषा जानेंगे, तब अपराध की आवश्यक तत्व जानेंगे। बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, बीएनएस पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन आंसर फ्रेमिंग, अच्छा मैं साथ में ये भी बता दूं कि मैं आपको प्री का टेस्ट भी दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको टेस्ट भी आपका पूरा करवाऊंगा, और साथ ही साथ मेंस में कैसे प्रश्न आता है, मुख्य परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आता है, वो भी बताऊंगा। और जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं वो भी, उनको भी इससे मदद मिलेगी। उनको एलएलबी के या एलएलएम के जो भी, जहाँ भी बीएनएस है, उनको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, उनको भी मदद इस पर मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अपराध किसे कहते हैं, ये हमको जानना है। तो दोस्तों, अपराध की ऐसी परिभाषा देना जो सभी जगह सभी समय सत्य प्रतीत हो, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है भाई? अगर अपराध की परिभाषा एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती, तो लोगों ने परिभाषित किया क्यों है?
किसकी परिभाषा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, सार्वभौमिक मानी जाएगी? ये सब सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो अपराध की ऐसी परिभाषा निरूपित करना कठिन है जो सभी देशों में सभी जगह सत्य प्रतीत हो। कारण क्या है कि अपराध की सही परिभाषा नहीं दी जा सकती? कारण ये है कि यह मानव व्यवहार व समाज के परिवर्तनशील अवधारणा पर आधारित है। मानव व्यवहार और समाज की परिवर्तनशील अवधारणा पर आधारित होने की वजह से अपराध को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अरे भाई, मानव व्यवहार बदलता रहता है, समाज के मानक बदलते रहते हैं। जब मानव व्यवहार बदलता रहता है, समाज के मानक बदलते रहते हैं, तो अपराध की परिभाषा एक ही सुनिश्चित परिभाषा कैसे दी जा सकती है? उदाहरण के लिए, जैसे कुछ कार्य ऐसा है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मानव व्यवहार और समाज के मानक निरंतर बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में जो कार्य अपराध नहीं है, भविष्य में वही कार्य अपराध हो सकता है। मानव व्यवहार बदलता रहता है। जैसे आप देखिए, सती प्रथा का उदाहरण ले लीजिए। सती प्रथा एक समय अपराध था, लेकिन आज अपराध नहीं है। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, सती प्रथा एक समय अपराध नहीं था। अब सती प्रथा के संबंध में जीएस क्या है? तो जो जोड़ने वाले लड़के रहते हैं वो ये भी पता कर लेते हैं कि सती प्रथा को लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त किया था कि बेंटिक ने समाप्त किया था। ये आप जीएस में आप खोज सकते हैं। तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, किसने समाप्त करने में मदद किया था, वो अलग बात है। तो अपराध, जैसे मैंने बताया, सती प्रथा एक समय अपराध नहीं था, लेकिन आज अपराध है। उसी तरीके से बहुविवाह एक समय अपराध नहीं था, आज अपराध है। मानव व्यवहार वही मानव, लेकिन समाज के अनुसार मानव व्यवहार बदलता गया, अपराध की परिभाषा बदलती गई। और साथ ही साथ मानव व्यवहार और समाज, एक और आप उदाहरण ले सकते हैं समाज का। कुछ समय पहले बहुत से समाज ऐसे हैं, आज भी बहुत से समाज ऐसे हैं जहाँ जारकर्म अपराध नहीं है। इंग्लैंड के कुछ देश हैं, कुछ यूरोपीय कंट्री हैं, और कुछ ऐसे भी समाज है जहाँ जारकर्म एडल्ट्री अपराध है। अभी भारत में कुछ समय पहले तक, बीएनएस के पहले तक अपराध था, जारकर्म एडल्ट्री अपराध था, लेकिन आज अपराध नहीं है। तो मानव व्यवहार बदलता रहता है, समाज बदलते रहते हैं, उसके मानक बदलते रहते हैं, उसकी सोच बदलती रहती, कार्य पद्धति बदलती रहती है। तो अपराध की परिभाषा तो उसी तरीके से बदलती रहती है। इसीलिए अपराध की ऐसी परिभाषा देना जो सभी जगह सभी समय सत्य प्रतीत हो, संभव ही नहीं है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का साहसिक प्रयास किया है। सफल तो कोई नहीं हो सका है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का साहसिक प्रयास किया है, वही हम यहाँ देखेंगे। जैसे टेरेंस मारिस हैं। टेरेंस मारिस कहते हैं, अपराध वह व्यक्ति का वह कार्य है जिस कार्य को विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करके अपराध कहे। अपराध व्यक्ति का वह कार्य है जिसे विधि अपराध कहे। कानून बना करके, समाज कानून बना करके उसे अपराध घोषित करे। बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। हाँ, सामाजिक रोष हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जिसकी परिणति बाद में विधि के नियम के रूप में होती है। तो यानी इनका कहने का मतलब है कि विधि का अतिक्रमण होगा तो अपराध होगा, विधि का अतिक्रमण नहीं होगा तो अपराध नहीं होगा। टेरेंस मारिस का कहना ये है। अब अगली परिभाषा देखते हैं, किसकी परिभाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये सब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्टीफन की परिभाषा परीक्षाओं में पूछता है, किसने कहा है अपराध विधि द्वारा निषिद्ध भी है और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल भी है? किसने कहा है? तो ये बात स्टीफन ने कहा है। अगली परिभाषा है दोस्तों, वो अगली परिभाषा है, अच्छा मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ दोस्तों, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या और धीरे करना चाहते हैं प्लेबैक स्पीड को और स्लो करके आप और धीरे धीरे समझ सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। अब तो ये सब सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। अगली परिभाषा है ब्लैकस्टोन की परिभाषा। ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं? ब्लैकस्टोन कहते हैं, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के उल्लंघन के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध है। ऐसा कार्य या ऐसा लोप जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन के रूप में, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, किसने सार्वजनिक विधि के उल्लंघन को अपराध माना है? तो वो
ब्लैकस्टोन महोदय हैं। अगली परिभाषा है दोस्तों ऑस्टिन की परिभाषा। ऑस्टिन ने जो परिभाषित किया है वो भी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि एक अपकार जिसकी पैरवी क्षतिग्रस्त पक्षकार या उसका प्रतिनिधि स्वविवेक पर करता है वह व्यवहारिक अपकृत्य है, लेकिन एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके प्रतिनिधि करते हैं वो अपराध है। तो ऑस्टिन का कहना है कि एक ऐसा बुरा कार्य जिसका प्रतिनिधित्व वो शासन करता है या उसके प्रतिनिधि करते हैं वो अपराध है। उसके बाद अगली परिभाषा आती है बेंथम की परिभाषा। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं, ये भी परीक्षा में और PCSJ वगैरह में पूछा है दोस्तों, और ये परिभाषा है कि अपराध वह है जिसे विधिज्ञ ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। किसने कहा है कि अपराध व्यक्ति का वह कार्य है जिसे विधिज्ञ ने अच्छे और बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है? क्या अच्छे कार्यों को भी विधिज्ञ अपराध घोषित कर सकता है क्या? ये इनकी परिभाषा की आलोचना भी की जाती है, लेकिन फिर भी अपराध व्यक्ति का वह कार्य है जिसे विधिज्ञ ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है, उसी को अपराध कहते हैं। बात बेंथम ने कहा है। केनी कहते हैं कि अपराध ऐसे दोष हैं जिनमें अनुशस्ति दंडात्मक होती है, जो सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होती, क्षम्य होती है तो मात्र सम्राट द्वारा। ये परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है। तो ये सारी जो आपको परिभाषाएं दी गई हैं, ये सब परिभाषाएं इम्पोर्टेंट हैं। अगली परिभाषा है BNS की परिभाषा। अब BNS की परिभाषा 224 में है। ये परीक्षाओं में प्री के लहजे से बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस जगह BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में, ये है 224 में। अब यही CRPC में 2(2)N में परिभाषित किया गया था, लेकिन अब CRPC की कहानी खत्म। अब CRPC का नहीं पूछेगा, अब BNS के किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 224 है। इसमें अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अपराध वह कार्य या लोप है जिसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद भी किया जा सकता है। तो अपराध व्यक्ति का वह कार्य है, वह लोप है जिसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा या कोई और भी विधि हो सकती है, तस्मय प्रवृत्त कोई और विधि है जिसके द्वारा निषिद्ध कर दिया गया उस कार्य या लोप को। इसके साथ ही पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, जिसका परिवाद किया जाता है, वह कार्य जिसका परिवाद पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत होता है, उसको भी जो है अपराध माना गया है। तो ये अपराध की परिभाषा थी, इतनी इम्पोर्टेंट परिभाषा थी। साथ ही साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो कीटन की परिभाषा, मिलर की परिभाषा और साथ ही साथ पैटर्न की परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन परिभाषाओं के संबंध में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों, ये स्टीफन की परिभाषा, ब्लैकस्टोन की परिभाषा, ऑस्टिन की परिभाषा, बेंथम की परिभाषा और केनी की परिभाषा आपके मुंह पर होना चाहिए। तो संभवतः आज दोस्तों आपको अपराध किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे कि वो अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इन नेक्स्ट चैप्टर में।